नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, ये दृष्टि आईएएस का यूपी पीसीएस का टेस्ट नंबर 2 है। ठीक है, इसमें बात हुई है हिस्ट्री प्लस करंट अफेयर्स की। इसके पहले जो हमारा टेस्ट नंबर 1 था उसमें बात हुई थी पॉलिटी प्लस करंट अफेयर्स की। ठीक है, उसके लगभग 6 लेक्चर हो चुके हैं और वह पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ठीक, क्योंकि 6 लेक्चर होने के कारण वह लेक्चर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था, नहीं ये कई पार्ट बन गए थे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि थोड़ा और जल्दी कर चलने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट को हम अलग अलग जगहों से डिस्कस कर सकें। ठीक है, तो आइए इधर उधर की बातों को कम करते हुए तत्काल शुरुआत करते हैं। तो शुरू करने से पहले जो मित्र नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को भी ज़रूर से ज़रूर दबा दें। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ऑप्शन है ए आलमगीरपुर, बी कालीबंगा, सी लोथल अथवा डी राखीगढ़ी। देखिए, मेहनत बहुत लगती है, एक बार आपको लाइक भी करना चाहिए चैनल को। थोड़ा आप भी मोटिवेट करते रहिए, अपने अन्य मित्रों को भी जोड़िए। आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर के अगर कंटेंट देखेंगे तो ऐसा कंटेंट नहीं मिलने वाला है आपको कहीं भी। एक बार आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के कंटेंट ज़रूर देखिए, क्या क्या है वहाँ पे आपके लिए। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राखीगढ़ी। ठीक, भारत में हड़प्पा सभ्यता का ही नहीं, हड़प्पा सभ्यता का भी सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। देखिए, पहले इसे माना जाता था मोहनजोदड़ो को, ठीक, कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा स्थल या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, लेकिन वर्तमान में राखीगढ़ी को माना जाता है। ठीक, राखीगढ़ी ही वर्तमान में सबसे बड़ा स्थल है। या भारत और मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता दोनों में ही हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। कहाँ पर है? तो हरियाणा के बनावली में है राखीगढ़ी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के 5 बड़े स्थलों के बारे में। कौन कौन सा? पहला तो हमने देख लिया राखीगढ़ी है, दूसरा भी बता दिया कि मोहनजोदड़ो है। अब तीसरे की बात करते हैं, तीसरा हड़प्पा खुद है। और चौथे की बात करते हैं, चौथा है गनेरी वाला। और पांचवा है धौलावीरा। ठीक, अब देखिए, जिसमें से यह 3 हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और गनेरी वाला, यह तीनों कहाँ है? यह तीनों है पाकिस्तान में। और इसके अलावा राखीगढ़ी और धौलावीरा, यह दोनों भारत में है। ठीक है, हाल ही में देखिए एक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एक नया तथ्य सामने आया, वह यह है कि हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे पुराना स्थल है भिवाना। कहाँ पर है यह भिवाना? करंट अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे तो पता होगा। देखिए, भिवाना जो है यह हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में है, फतेहाबाद ज़िले में। ठीक है, तो क्या बात हो रही थी हमारी? हाँ, हाल ही में देखिए एक नया निष्कर्ष सामने आया है एएसआई की रिपोर्ट में कि हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले का यह जो गांव भिवाना है, यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना स्थल है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि नचिकेता और यम के मध्य प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख निम्नलिखित में से किस उपनिषद में मिलता है? ऑप्शन है ए बृहदारण्यक उपनिषद, बी छांदोग्योपनिषद, सी कठोपनिषद अथवा डी केनोपनिषद। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कठोपनिषद। ठीक, यम तथा नचिकेता के मध्य संवाद यहाँ पे हुआ था, कहाँ मिलता है? तो यह मिलता है भैया कठोपनिषद में। ठीक, किस बारे में संवाद हुआ था? तो इनके मध्य संवाद हुआ था मृत्यु के अर्थ को लेकर के संवाद हुआ था। उसका मुख्य विषय वस्तु था मृत्यु का अर्थ। ठीक, जिसमें यम जो है गुरु थे और नचिकेता शिष्य थे। ठीक है, यम को मृत्यु का देवता माना जाता है, पता है कि नहीं आप लोगों को? ना पता हो तो जान लीजिए, पता हो तो बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए, इनके मध्य ज्ञान, आत्मा और मोक्ष से संबंधित विषयों पर भी चर्चा हुई थी। देखिए, उपनिषदों को ना, यह जो आगे बात करते हैं थोड़ा और, कि उपनिषदों को क्या कहा जाता है? वेदांत भी कहा जाता है। ठीक, जिसका अभिप्राय होता है कि वेदों के अंतिम अध्याय या हिस्सों से है। ठीक, मतलब वेदों के सबसे अंत में। बाकी बात कर लेते हैं इन सभी उपनिषदों के बारे में थोड़ा थोड़ा। तो गोला पहले ऊपर वाले मना है, तो ऊपर वाले की ही बात करते हैं, बृहदारण्यक उपनिषद की। इसमें देखिए, पहले ये बताइए उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? देखिए, उपनिषदों की कुल संख्या है 108। ठीक है, अब देखिए बृहदारण्यक उपनिषद की बात करते हैं, तो इसमें देखिए, इसमें तत्वमीमांसा, नैतिकता और ज्ञान के अभिलाषा की विवेचना की गई है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट छांदोग्योपनिषद की। तो इसमें कहानियों और अन्य विषयों के माध्यम से, जैसे भाषण, भाषा, गीत या मंत्रों के माध्यम से ज्ञान और मोक्ष के प्रति व्यक्ति की खोज, आध्यात्मिक परिसर और प्रश्नों के साथ साथ अनुष्ठानों एवं उनके महत्वों के बारे में बात की गई है। ठीक, अनुष्ठानों एवं, फिर से बता देता हूँ, देखिए छांदोग्योपनिषद में जो है कहानियों और भाषण, भाषा, गीत एवं मंत्रों के माध्यम से ज्ञान एवं मोक्ष, ज्ञान
मुख्य विषय वस्तु हर जगह ज्ञान और मोक्ष ही आएगा लगभग लगभग, ठीक। ज्ञान और मोक्ष के बारे में बात की गई, ठीक। आगे बात करते हैं केनोपनिषद के बारे में। इसे जो है केन उपनिषद भी बोला जाता है। क्या? केन उपनिषद भी बोला जाता है। उपनिषद तो यहाँ लिखा है, समझ जाएंगे। उसी प्रकार से देखिए छांदोग्योपनिषद को जो है अगर आप अलग अलग तोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद, ठीक। छांदोग्य उपनिषद। तो चलिए बात कर रहे थे केनोपनिषद के बारे में। तो देखिए इसमें बात की गई है निराकार एवं साकार ब्रह्म की विवेचना की जाती है केनोपनिषद में। किसकी? निराकार और बताइए साकार ब्रह्म की विवेचना की गई है। कहाँ पर? साकार ब्रह्म की विवेचना की गई है केनोपनिषद में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वैसे आपको एक चीज़ बता दूं, प्रचार तो करना अलग चीज़ होता है, उसे आप कैसे भी ले सकते हैं, अन्यथा भी ले सकते हैं इस बात को कि प्रचार किया जा रहा है। देखिए घटना चक्र की पूर्वालोकन सीरीज में जो एंशियंट हिस्ट्री का पूरा टॉपिक चल रहा है ना, बहुत ही अच्छे से आपको यह सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं, ठीक है। तो आप लोग मेरी मानिए तो उसे फॉलो करिएगा, बाकी जैसी आपकी इच्छा हो। अगर आपका तैयार है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तैयार है तो आप समझिए, आप समझदार स्वयं हैं, सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत पर उनके द्वारा किए गए आक्रमण के क्रम में निम्नलिखित नामों को व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए, ठीक है। स्पष्टतया इसमें बताना है किसने पहले और किसने बाद में आक्रमण किया। बताइए, पहला है दुआ खान, दूसरा है महमूद गजनवी, तीसरा है मोहम्मद गौरी और चौथा है तैमूर। नीचे क्रम दिया हुआ है, इन क्रमों को मैं नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि यह कंफ्यूज कर देते हैं आपको। तो इन्हें आप करना क्या है, वीडियो को पॉज करके समझिए और क्रम लगाइए फटाक से। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक। 2, 3, 1, 4 यानी पहले महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। चलिए बारी बारी से बात करते हुए चलते हैं इनके बारे में। तो देखिए महमूद गजनवी ने जो है 1000 ईस्वी से लेकर के 1026 तक, कब से कब तक, 1000 से लेकर के 1026 ईस्वी तक लगातार 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट, 2 के बाद 3 आता है ना, 3 मोहम्मद गौरी के, ठीक। तो मोहम्मद गौरी कब आता है? तो भैया देखो मोहम्मद गौरी कब आता है? मोहम्मद गौरी आता है 1175 में। 1175 में मोहम्मद गौरी ने पहला आक्रमण किया था, ठीक है। उसके बाद कई बार इसने साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से इसने दोबारा जो है 1205 ईस्वी में आक्रमण किया। कब? 1205 ईस्वी में इसने दोबारा आक्रमण किया, ठीक। दोबारा क्या, बार बार तक 1175 से लेकर के 1205 तक कई बार इसने आक्रमण किया था। किसने? मोहम्मद गौरी ने। 1205 तक पहुंच गए। अब देखिए क्या है, पहला दुआ खान की बात हो रही, आइए इसे भी देखते हैं, ठीक है। तो देखिए दुआ खान कहाँ का शासक था? देखिए दुआ खान शासक था ट्रांसकोसियाना, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ट्रांसकोसियाना, ठीक। हटा के लिख दूँ क्या, सब ज़्यादा बेटर रहेगा ना। चलिए देखिए ट्रांसोसियाना, ठीक। यहाँ का शासक था आपका दुआ खान। इसने जो है भारत पर विजय पाने के लिए जो है ईरान के इल खान के विरुद्ध युद्ध किया, लेकिन असमर्थ रहा, हार गया, ठीक। लेकिन बाद में इसका पुत्र आता है 1299 में। कौन होता वह पुत्र? वह था कुतलुग खान। कुतलुग, वैसे इतना डिटेल में नहीं बताना चाहिए ना, कुतलुग खान, कोई बात नहीं। फिर से हम जब इस टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे ना, पेपर के ठीक पहले निश्चिंत रहिए, टेस्ट सीरीज फिर से सॉल्व करवाई जाएगी सारी सारी। तब हम क्या करेंगे, एक दिन में कम से कम एक पेपर डिस्कस करेंगे एक बार में। आप भी जो है फ्रेंडली हो चुके होंगे तब तक, तो लगातार आपको भी समझ में आता रहेगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। कुतलुग खां ख्वाजा था, ठीक। कुतलुग खां ख्वाजा नहीं, कुतलुग ख्वाजा नाम था इसका। इन्होंने जो है 1299 में ये 2 लाख मंगोल सेना के साथ दिल्ली पर विजय प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ा था, ठीक है। कौन? कुतलुग ख्वाजा। लेकिन हुआ क्या था कि इसने आक्रमण नहीं किया, ठीक है। उस समय दिल्ली पर शासन किसका था? तो उस समय दिल्ली पर शासन था अलाउद्दीन खिलजी का शासन था, लेकिन इसने दिल्ली पर आक्रमण नहीं किया, बिना आक्रमण किए ही यह लौट गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट और सबसे लास्ट ऑप्शन के बारे में। यह है ऑप्शन नंबर 4। कौन आता है चौथे नंबर पे? चौथे नंबर पे तैमूर भाई साहब हैं। इन्होंने कब हमला किया? ये आ गए 1398 ईस्वी में। इनके बारे में अभी आगे बहुत बातें होती रहेंगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, समय ज़्यादा लिया जा रहा है ना।
चलिए थोड़ा फास्ट चलते हैं, बात करते हैं मध्यकालीन भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी बलबन अथवा डी कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कुतुबुद्दीन ऐबक। सबसे पहले बात करते हैं गुलाम वंश के बारे में। तो देखिए गुलाम वंश की नींव जो है भारत में पड़ती है 1206 में, ठीक, और कब तक रहती है तो 1290 तक का काल दिल्ली सल्तनत का जो काल था, ठीक, उसे जो है गुलाम वंश का शासन था, उसमें गुलाम वंश का शासन था, ठीक, 1206 से लेकर के 1290 तक। स्थापना इसकी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी, ठीक है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कृष्णा नदी की एक सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए शहर की स्थापना की और इस शहर पर कृष्णा नदी के दक्षिण में समस्त भूमि के स्वामी माने जाने वाले एक देवता के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने का निर्णय लिया। प्रश्न थोड़ा लंबा है लेकिन आंसर बहुत आसान है, ठीक है। ऑप्शन है ए अमोघ वर्ष प्रथम, बी बल्लाल द्वितीय, सी हरिहर प्रथम अथवा डी प्रतापरुद्र द्वितीय। आराम से समझेंगे तो जरूर आंसर देंगे, पढ़ा है आपने कई बार। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हरिहर प्रथम द्वारा कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए शहर की स्थापना की गई। उस शहर का नाम था विजयनगर। समझे, कई बार पढ़ा है आपने, ठीक है। और कौन सा वंश था तो यह जो है भाव संगम, ठीक, संगम राजवंश के संस्थापक का सबसे बड़ा पुत्र था, ठीक है। भाव संगम वंश का संस्थापक था और हरिहर जो है इनका सबसे बड़ा पुत्र था। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि शासकों एवं उनके द्वारा रचित ग्रंथों के संदर्भ में निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन है ए कृष्णदेव राय, ये सुमेलित करने वाला तो आप ही पढ़ते हैं ना भाई, गलत हो जाएगा मैं पढ़ने लगूंगा तो। कृष्णदेव राय, समरांगना, सूत्रधार हो जाएगा, महेंद्र देव वर्मन, मत्स्यविलास प्रहसन, ऐसे लगेगा कि मैं बता ही रहा हूँ, जबकि आपको यहाँ से बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है, बाकी सब गलत है, सिर्फ एक सही सुमेलित है। चलिए अब तक आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मत्स्यविलास प्रहसन को महेंद्र वर्मन ने लिखा था। बाकी और सबकी बात करते हैं। देखिए विजयनगर साम्राज्य के शासक थे कृष्णदेव राय। कहाँ के शासक थे? हरिहर प्रथम द्वारा स्थापित विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक, विजयनगर साम्राज्य के शासक थे कृष्णदेव राय। इन्होंने तेलुगु भाषा में एक काव्य लिखा था, उसका नाम था अमुक्तमाल्यद। कहाँ पर है अमुक्तमाल्यद? यहाँ पर है ना। तो कृष्णदेव द्वारा लिखित वो ग्रंथ कौन सा था? अमुक्तमाल्यद। भाषा कौन सी थी? तेलुगु। मत्स्यविलास प्रहसन के बारे में बात हो चुकी है कि यह महेंद्र वर्मन ने लिखा था। सोमेश्वर की बात करते हैं। सोमेश्वर ने, देखिए सोमेश्वर ने लिखा था मानसोल्लास, ठीक। अब बचता है एक, और एक बचते हैं राजा। क्या यह सही है? हाँ भैया बिल्कुल सही है। भोजदेव ने लिखा था समरांगना सूत्रधार, ठीक। फिर से बता देता हूँ, कृष्णदेव राय ने लिखा था अमुक्तमाल्यद तेलुगु भाषा में, महेंद्र वर्मन ने मत्स्यविलास प्रहसन लिखा था, सोमेश्वर द्वारा लिखित मानसोल्लास है, और भोजदेव ने लिखा था समरांगना सूत्रधार। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है कि व्यापारियों के रूप में भारत आने वाले सबसे पहला यूरोपीय समुदाय था। ऑप्शन है ए डच, बी पुर्तगाली, सी ब्रिटिश अथवा डी फ्रांसीसी। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक। भारत में व्यापार के उद्देश्य से आने वाला सबसे पहला यूरोपीय समुदाय थे पुर्तगाली लोग, ठीक। देखिए एक थे वास्को डी गामा, नाम तो आपने सुना ही होगा। यह आते हैं भारत में 1498 में भारत के कालीकट तट पर। कहाँ पर? भारत के कालीकट तट पर, ठीक है, जहाँ पर उनका स्वागत एक हिंदू शासक जमोरिन द्वारा किया गया था। बात कर लेते हैं ये आए कैसे। कोई सी सहायता से आए? खुद से आए भैया, ये किसी की सहायता से लेके आए थे। इनकी सहायता की गई थी समुद्री यात्रा के दौरान एक नाविक अब्दुल मजीद के द्वारा। नाविक था या व्यापारी था इस बारे में मुझे डाउट है। एक व्यक्ति जिसका नाम था अब्दुल मजीद, ठीक है, इसके द्वारा इनको सहायता प्रदान की गई थी और यह आए थे भारत। और यह कौन थे? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा थे आपके पुर्तगाली, ठीक। बाकी अन्य का सही क्रम जान लीजिए क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो पुर्तगाली आते हैं नंबर 1, उसके बाद कौन आता है? पुर्तगालियों के बाद आते हैं डच नंबर 2 पे। डच के बाद आने वाले तीसरे लोग ब्रिटिश, उसके बाद चौथे स्थान पर नंबर आता है फ्रांसीसियों का, ठीक। पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर पुर्तगाल, फिर फ्रांसीसी, ऐसे जानिए। पहले जो है
यह आते हैं। उसके बाद डच से इनकी दुश्मनी थी तो पीछा करते हुए डच भी चला आया। उसके बाद आते हैं ब्रिटिश, फिर ब्रिटिश से जो है फ्रांसीसी लोग जो दुश्मनी करते थे तो इनका पीछा करते हुए फ्रांसीसी भी चले आए। तुम गए वहाँ तो हम भी आएंगे, कंपटीशन इतना ज़्यादा था। ठीक है, वैसे आए यह व्यापार के लिए थे और अपने लाभ के लिए थे। ठीक है, चलिए आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। हाँ, एक चीज़ और आपको बता दूं, भारत में सबसे अधिक समय तक पुर्तगाली ही रहे थे, न कि अंग्रेज। 1498 में यह आते हैं और जाते जाते इनके हो जाता है 1961 आज़ादी के बाद। ठीक है, गलत नहीं करिएगा आप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अरे वाह, बढ़िया क्वालिटी है ये तो। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसको मतलब आपको ही पढ़ना है, मुझे थोड़ा सा आराम करना है। जल्दी से बताइए, वीडियो पॉज करिए और फटाक से पढ़िए। चलिए, इसका सही आंसर है 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता हैं एक तरफ, दूसरी तरफ क्षेत्र बताया गया। तो ठीक है, चलिए बात करते हैं। नाना साहब कहाँ के थे? कहाँ के थे नहीं, किस क्षेत्र में इन्होंने नेतृत्व किया था? तो इन्होंने नेतृत्व किया कानपुर का। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कुंवर साहब की। कुंवर साहब ने कहाँ का नेतृत्व किया? आरा का नेतृत्व किया। उसके बाद बात आती है बख्त खां की। बख्त खां ने दिल्ली का नेतृत्व किया था। अब बचते हैं एक, मौलवी अहमदुल्ला, इन्होंने नेतृत्व किया अवध का। ठीक, चलिए क्रम मिलाते हैं। तीसरा सबसे पहले आएगा। अरे भैया सब में 3 है, कोई बात नहीं। दूसरे की बात करते हैं, दूसरा, तीसरे के बाद दूसरा, अरे 2 में है अभी तक। अब चलिए तीसरा देख लेते हैं। बख्त खां दिल्ली, तीसरे का यानी सी का पहला। अब देखिए 3 2 1, कौन सा सही होगा? ऑप्शन बताइए। सही है ऑप्शन नंबर 3 2 1। कहाँ? दिल्ली चौथे पे है भाई। 3 2 4 1, 3 2 4, देखिए कहाँ पर 3 2 4 1। अब सही है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई कहाँ का नेतृत्व की थी? रानी लक्ष्मीबाई झांसी का की थी। खान बहादुर कहाँ का नेतृत्व किए थे? तो खान बहादुर जो है यह बरेली में नेतृत्व किए थे 1857 की क्रांति का। उसके अलावा बेगम हजरत महल जो थी, इन्होंने लखनऊ में नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। लखनऊ, ठीक, लखनऊ। और अगर मौलवी अहमदुल्ला के बारे में दिया ही हुआ है। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन है ए तत्वबोधनी सभा, केशव चंद्र सुमेलित करने वाला है भाई, फिर से आप पढ़िए। कौन सा सही सुमेलित पूछा जा रहा है? ठीक है, गाइड कर दे रहा हूँ। कौन सा सही सुमेलित पूछा जा रहा है, यानी कि एक सही है, बाकी 3 के तीनों ऑप्शन गलत हैं। जल्दी से सुमेलित करिए। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा की गई थी। बाकी अगर बात करें तत्वबोधनी सभा की, तो इसकी स्थापना जो है देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा? तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। ठीक है, कब? तो 1839 में। ठीक, 1839 में इसकी स्थापना, तत्वबोधनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। उद्देश्य क्या था? तो राजा राम मोहन राय के विचारों को बढ़ावा देना। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं भारत ब्रह्म समाज। भारत ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए राजा राम मोहन राय द्वारा जो है 1828 में एक संघ बनाया गया था, उसका नाम था ब्रह्म समाज। ठीक, ब्रह्म समाज का विभाजन होता है 1866 में। 1866 में जब ब्रह्म समाज का विभाजन होता है तो यह 2 टुकड़ों में बंटता है। कौन कौन से वो 2 टुकड़े थे? एक बनता है आदि ब्रह्म समाज और दूसरा बन जाता है आपका भारत ब्रह्म समाज। ठीक, आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व आता है देवेंद्र नाथ टैगोर के हाथ में, और जबकि दूसरे वाले यानी कि भारत ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसके हाथ में आता है? यह आता है केशव चंद्र सेन के हाथ में। ठीक, और इसके पहले यह क्या था? 1828 से लेकर के 1866 तक था यह केवल और केवल ब्रह्म समाज। ठीक, जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। ठीक है, आइए अगली बात करते हैं सत्य शोधक समाज की। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी 1873 में महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा, महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले के द्वारा। ठीक, इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी थी, उसका नाम क्या था? तो ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था गुलामगिरी। अच्छा, हमने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में बात नहीं की ना, थोड़ी सी बात इसके बारे में भी करते हैं। देखिए इसकी स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। ठीक, और गोपाल कृष्ण गोखले जो है इन्हीं को जो है गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक, राजनीतिक गुरु गांधी जी के, ठीक, गांधी के।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप सबसे पहले ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था। ऑप्शन है ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी अरविंद घोष, सी कृष्ण कुमार मित्र अथवा डी रास बिहारी बोस। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण कुमार मित्र द्वारा सबसे पहले यह सुझाया गया था कि भैया अब स्वदेशी आंदोलन जब चल रहा है तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी कर दो, है कि नहीं। बंगाल विभाजन के विरोध के लिए स्वदेशी आंदोलन की बात बाद में उठी, बंगाल विभाजन या बंग भंग के विरोध स्वरूप कृष्ण कुमार मित्र द्वारा यह सुझाया गया कि आप विदेशी वस्तुओं, अधिकारियों और संगठनों का एक साथ बहिष्कार कर दीजिए। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं थोड़ा सा कृष्ण कुमार मित्र जी के बारे में। तो देखिए यह एक स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक, उसके अलावा यह पत्रकार भी थे और क्या थे, और यह ब्रह्म समाज के एक नेता भी थे। ठीक, हाँ वही ब्रह्म समाज जिसके बारे में अभी हमने बात की, ब्रह्म समाज के एक नेता भी थे। बात करते हैं इनके बारे में थोड़ा और। तो इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था संजीवनी। ठीक, संजीवनी पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई थी? संजीवनी पत्रिका निकाली गई थी कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा 13 जुलाई 1905 से। ठीक, 1905 याद करिए, बहुत है। 13 जुलाई 1905 से इसका प्रकाशन किया गया और कुछ समय तक यह जो है इसके संपादक भी रहे। कौन? कृष्ण कुमार मित्र जी इसके संपादक भी रहे और यह एक बंगाली साप्ताहिक पत्रिका थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि अटलांटा जॉर्जिया में, अटलांटा के जॉर्जिया ऐसे पढ़ सकते हैं, ठीक, अटलांटा जॉर्जिया में आयोजित मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के 68वें संस्करण में, अटलांटा जॉर्जिया ऐसे नहीं, अटलांटा देश है, जॉर्जिया देश है, अटलांटा जगह का नाम है, ठीक, में आयोजित मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के 68वें संस्करण में मिस यूनिवर्स 2019 का ताज किसने जीता? ऑप्शन है ए गजनी गर्दोस, बी मेडिसन एंडरसन, सी जोजीबनी टूंजी अथवा डी सोफिया आरागोन। इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ यार, अटलांटा जॉर्जिया, अटलांटा जॉर्जिया, अटलांटा जॉर्जिया, मैप में भी नहीं याद आ रहा किधर है। नहीं, इसके लोकेशन भी आपको मैं भी बताता। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए तो मैंने सोचा क्यों ना लोकेशन देख ही लूँ। देखिए जॉर्जिया कहाँ पर है बताइए? जॉर्जिया जो है टर्की के ऊपर, आप जब मैप में देखेंगे, मैप में जब आप टर्की के ऊपर देखेंगे तो टर्की के ऊपर और रसिया के नीचे आपको बीच में यहाँ पे जॉर्जिया मिल जाएगा। ठीक, यहीं पर हुआ था मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का 68वां संस्करण, मिस यूनिवर्स 2019। अब इस प्रश्न का आंसर दीजिए। फिलहाल क्या होता है, कभी कभी लोकेशन देखनी पड़ जाती है, भूल जाता है, दिमाग से उतर जाता है। पहले सोचते हैं कि नहीं बताएंगे, फिर लगता है कि नहीं बता देना ठीक रहेगा। जैसे अभी सोचे थे कि लेक्चर कहाँ से कहाँ ले जाएंगे, लेकिन आराम से चलने लगे। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जोजीबनी टूंजी जी यह प्रतियोगिता जीती थी। कहाँ की रहने वाली हैं यह? तो जोजीबनी टूंजी जो है, टूजी से आप इनका नाम याद कर लीजिए। ठीक, जोजीबनी टूंजी किस देश की रहने वाली हैं, बस इतना जान लीजिए। तो यह दक्षिण अफ्रीका की रहने वाली, बस और कुछ नहीं। बाकी भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारत का प्रतिनिधित्व किया था इसमें वर्तिका सिंह ने। ठीक, वर्तिका सिंह ने। ऐसे प्रश्नों को ना बस फैक्ट बेस पे याद दिमाग में बैठाई। वर्तिका सिंह ने भारत में इसमें नेतृत्व किया था, जो शीर्ष 20 में भी नहीं शामिल हुई थी। ठीक, पता नहीं क्यों भेजा गया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जाता है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी कि UNFCCC, यूनाइटेड नेशन, यहाँ देखिए इसका पूरा नाम जान लीजिए, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC का पूरा नाम भी जानते रहिए। ठीक, इसके 25वें सम्मेलन यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी या फिर COP25, यहाँ देखिए कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी COP25 की मेज़बानी किस शहर में की गई थी? ऑप्शन है ए क्योटो जापान, बी शंघाई चीन, सी न्यूयॉर्क अमेरिका या फिर डी मैड्रिड स्पेन। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैड्रिड स्पेन में COP25 सम्मेलन का आयोजन किया। पहले यह सम्मेलन आयोजित होने वाला था दक्षिण अफ्रीका के चिली में। ठीक, लेकिन वहाँ पर चूँकि सही परिस्थितियाँ नहीं थी। क्यों नहीं परिस्थितियाँ थी? तो पूरे देश में जो है हिंसक आंदोलन, जन आंदोलन चल रहा था। इसी वजह से यह आयोजन वहाँ से हटा करके कहाँ कर लिया गया? मैड्रिड स्पेन में कर लिया गया। कब आयोजित हुआ था? तो 2 से 13 दिसंबर के बीच में। इनकी डेट जानना भी ज़रूरी होता है। ठीक, 2 से 13 दिसंबर के बीच में COP25 का सम्मेलन
जो कि चिली में आयोजित होने वाला था, उसको स्थानांतरित करके मैड्रिड स्पेन में आयोजित किया गया था। मुख्य उद्देश्य क्या था इसका? तो भैया इसका मुख्य उद्देश्य था पेरिस समझौते 2015। ठीक, पेरिस समझौता कब हुआ था? 2015 में ना। तो पेरिस समझौते 2015 के लिए रूल रेगुलेशन या फिर नियम पुस्तिका जिसे बोलते हैं उसको बनाना। ठीक, क्यों इतना आवश्यक हो गया था? क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल जो था इसका कार्यकाल अब समाप्त हो रहा है 2020 में, और 2020 से ही पेरिस समझौते को लागू होना है। ठीक, सब कुछ क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। बात कर लेते हैं COP 24 की और COP 26 की। तो COP 26 यानी पहले आने वाले की बात करते हैं। तो COP 26 का आयोजन होने वाला है ग्लासगो। कहाँ पर है यह? तो भैया ग्लासगो है स्कॉटलैंड में। अब इसकी लोकेशन तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है ना, यह है कि नहीं। अब बात करते हैं COP 25 की या फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के 24th सम्मेलन की। यह कहाँ हुआ था बताइए? देखिए ग्लासगो वाला समिट ना फ़िलहाल स्थगित कर दिया गया है। वो कोरोना, भूल गए क्या आप लोग? कोरोना मत भूलिए भाई। देखिए COP 24 का आयोजन हुआ था, COP 24 का आयोजन हुआ था काटोविस पोलैंड में। ठीक, काटोविस पोलैंड। ठीक है, आइए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। थोड़ा लंबा चल रहा, थोड़ा जल्दी चलते हैं। देखिए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 के बारे में यहाँ बात की जा रही। पूछा जा रहा है कि इसमें भारत का कौन सा स्थान है। इन सब प्रश्नों में ना कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाता है, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में बताया जा रहा है। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, भारत का 2 वर्ष भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019, या फिर ऐसे भी आ सकता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, हिंदी में लिख के पूछ लेगा। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान। तो कन्फ्यूज मत हुई, दोनों एक ही चीज़ है। इसमें भारत का स्थान 78वां है। 2018 में भारत का स्थान था इसमें 78वां, और 2019 में भारत का स्थान अब हो गया है बढ़ करके 80। ठीक, मतलब भारत में भ्रष्टाचार और बढ़ गया है। शीर्ष अगर कुछ देशों की बात करें तो पहले नंबर पे न्यूजीलैंड है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपका डेनमार्क है। ठीक, तीसरा जानते रहिए, तीसरा कौन सा होगा? डेनमार्क के बाद फिनलैंड। ठीक, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड यह शीर्ष स्तर पर है, मतलब यहाँ भ्रष्टाचार बहुत ही कम स्तर पर है। उसके अलावा अगर निम्न स्तर की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है सोमालिया में। ठीक, उसके बाद स्थान आता है दक्षिणी सूडान या फिर साउथ सूडान, फिर स्थान आता है सीरिया का। इन तीनों देशों में सर्वाधिक मात्रा में भ्रष्टाचार व्याप्त है। ठीक, भारत का स्थान 80वां है। भारत के अंक देखिए, 0 से 100 तक इसमें अंक दिया जाता है देशों को, जिसमें 0 सर्वाधिक भ्रष्टाचार होता है और 100 जो है सबसे कम भ्रष्टाचार होता है। हालांकि 100 किसी को भी नहीं मिला है, न्यूजीलैंड तक को भी 87 मिला है। ठीक है, आइए आगे देखिए, कहाँ बात कर रहा था मैं? हाँ, भारत के अंकों के बारे में। तो भारत को 2018 में भी 41 अंक ही मिले थे, और 2019 में भी भारत को 41 अंक ही मिले। ठीक, ऐसा हुआ क्यों, बढ़ा क्यों? तो कुछ क्षेत्रों में भारत को नुकसान हो गया। ठीक है, कुल कितने देश थे? तो कुल 180 देश थे। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती? तो यह रिपोर्ट जारी की जाती ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक, इसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में भी। तो देखिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की स्थापना होती है वर्ष 1993 में। मुख्यालय इसका है बर्लिन, पूरा लिखना पड़ेगा है ना, बर्लिन जर्मनी में इसका मुख्यालय है। और एक बात और, यह कैसी संस्था है? सरकारी है? तो नहीं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी और जिसका मुख्यालय जो है बर्लिन जर्मनी में है, यह एक गैर लाभकारी यानी कि नॉन प्रॉफिटेबल, गैर लाभकारी और साथ ही साथ गैर सरकारी संगठन है। ठीक, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, नॉन प्रॉफिटेबल है, नॉन गवर्नमेंटल लिखना ही भूल गया, सरकारी संगठन है। ठीक, अब तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा यह रिपोर्ट कब से जारी की जा रही है? तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक या फिर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जो है 1995 से लगातार जारी की जा रही। ठीक, सारी बातें हो गई।
आइए अगला चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत चीन संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का 8वां संस्करण हैंड इन हैंड 2019 कहाँ आयोजित किया गया था। ऑप्शन है ए असम, बी मिजोरम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मेघालय। चलिए, कई प्रश्न छूट गए मेरे ख्याल से, है ना, कुछ तो छूटा है। हाँ, ये प्रश्न छूटा है ना। बात कर लेते हैं पहले इसकी, क्वेश्चन नंबर 14 की। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय पोषण कृषि कोष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है BPDBL के भारत में विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों की विविध फसलों का भंडार केंद्र होगा। कथन 2 है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर के BPKK लॉन्च किया है। ठीक, पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो एक न ही दो। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, एक और दो दोनों ही सही हैं। BPKK क्या है पहले इसके बारे में जान लीजिए। यहाँ लिखा हुआ सीधे सीधे BPK भारत में कृषि जलवायु क्षेत्रों की विविध फसलों का एक भंडार केंद्र है। ठीक है, या फिर पूरा नाम इसका क्या है, भारतीय पोषण कृषि कोष। इसे जो है भारत में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा मिलकर के लॉन्च किया गया। ठीक है, मुख्य काम क्या होगा जो यहाँ पे नहीं दिया है, मुख्य काम इसका होगा महिला एवं बच्चों में जो कुपोषण की समस्या है उसको जो है विविध बहुक्षेत्रीय या फिर कई जगह के आधार कृषि फसलों को लेकर के, कई जगह की ये कृषि भंडारों को लेकर के उनको जो है कुपोषण के, उनके मध्य व्याप्त कुपोषण को कम करना। ठीक, थोड़ा सा इधर उधर हो गया ना। देखिए, इसका मुख्य काम क्या है BPK का, कि इसका मुख्य काम है महिलाओं एवं बच्चों के मध्य व्याप्त कुपोषण को कम करना। आधार बनाया जाएगा कि जो यह विविध फसलों के भंडार के कोष होंगे, ऐसे समझ लीजिए। ठीक, इन कोषों के माध्यम से विविध फसलों के, देख विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों कितने हैं, लगभग 128 कृषि जलवायु क्षेत्रों की फसलों को इसमें जमा किया जाएगा। ठीक है, मतलब काफ़ी प्रकार के प्रोटीन और न्यूट्रिएंट उनके पास जमा होंगे इस भंडार में, जिसको यह महिलाओं एवं बच्चों को वितरित करेंगे ताकि उनके मध्य व्याप्त कुपोषण को कम कर दिया जाए। अब ठीक, चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। चूँकि प्रश्न मैंने फिर से पढ़ दिया था, लेकिन फिर से पढ़ता हूँ। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत चीन संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का 8वां संस्करण हैंड इन हैंड 2019 कहाँ आयोजित किया गया था। ऑप्शन है ए असम, बी मिजोरम, सी अरुणाचल प्रदेश अथवा डी मेघालय। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेघालय में जो है भारत और चीन के मध्य हैंड इन हैंड 2019 का आयोजन किया गया था। ठीक है, थीम क्या थी इसकी, तो संयुक्त राष्ट्र जनादेश के तहत आतंकवाद से मुकाबला करना। और बाद में ये लोग आपस में ही मुकाबला करने लगे एक दूसरे से। आयोजित कब हुआ था, डेट भी याद कर लीजिए भाई, थोड़ा चर्चा में बना हुआ है हर चीज़ इसमें चीन को लेकर के। 7 से लेकर के 20 दिसंबर। ठीक है, वैसे सामान्यतया ऐसे डेटों को याद नहीं करना पड़ता है हमको, लेकिन 7 से लेकर के 20 दिसंबर तक मेघालय में भारत और चीन के बीच जो है हैंड इन हैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ, जिसका मुख्य थीम था संयुक्त राष्ट्र जनादेश के तहत आतंकवाद से मुकाबला करना। ठीक है, आइए एक प्रश्न और देख लेते हैं आज, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा होता जा रहा है, इसको थोड़ा अब कम किया जाएगा। 20 तक कर लेते हैं, उसके बाद देखता हूँ मैं अगले लेक्चर को थोड़ा और तेज़ी में किया जाएगा। ठीक है, सूचियों को मिलाने वाला है इसीलिए कर रहा हूँ, आप मिलाइए, मैं बैठता हूँ। चलिए, इसका सही आंसर मैं बताता हूँ। देखिए, कई बार इसके बारे में एंशिएंट हिस्ट्री में बात हो चुकी है, कई बार बात हुई है, कई बार भाई साहब। देख, कुबा को काबुल, परशवी को क्या बोलते हैं, रावी, इसी के तट पर दसराग युद्ध हुआ था। सदा नीरा हो गई आपकी गंडक, रास्ता निकाल लेते हैं हम लोग। और सतुद्री हो गया या सतुद्री जिसे बोलते हैं, या सतलज। तो मैच कराइए, कुबा काबुल, दो कहाँ से है, इन दोनों में है दो, उसके बाद परशवी रावी, ये दो के बाद तीन, बस ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। ठीक, एक दो नदी जो वहाँ पे नहीं बताया था ना मैं, वहाँ ये बताता हूँ, यहाँ बता देता हूँ उनके बारे में। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री में जो एक दो नदियों के बारे में बात नहीं हुई थी उनके बारे में यहाँ आपको बता देता हूँ। देखिए, एक तो नदी है दृश्यवती, दृश्यवती, इसे किस नदी को बोला जाता है, दृश्यवती बोला जाता है घग्गर नदी को। किसे, घग्गर नदी को दृश्यवती बोला जाता था। ठीक, वैदिक या प्राचीन नदियों के नाम है। प्राचीन काल में दृश्यवती बोला जाता था, वर्तमान में यह घग्गर नदी है। ठीक, दूसरी नदी के बारे में वहाँ पे बात नहीं की गई थी, कोशिका।
कोशिका। यह कौन सी नदी है? नाम से देखिए कोसी। कौन सी नदी? कोसी नदी के बारे में भी बात वहाँ पे नहीं की गई है। और एक नदी आती है, वह है, इन दोनों को हटाता हूँ, दृष्टवती, घग्गर, कोशिका, कोसी। ठीक है। और बाकी नदियों के बारे में बात करता हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलता हूँ ना, क्या दिक्कत है। और दूसरी नदियाँ हैं चर्मण्यवती, चर्मण्यवती, ठीक, चर्मण्यवती से बोल सकते हैं। चंबल नदी को बोला जाता था, ठीक। और एक और नदी बचती है, दो और नदी बचती है, वेत्रवती हो गया एक, यह तो वेत्रवती किसको बोलते थे? वेत्रवती बोलते थे बेतवा को। और तीसरा जो बचा है साबरमती, साबरमती, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। साबरमती या फिर लावणवती, दो नाम है, लावणवती, सब कुछ हटाना पड़ेगा क्या। यह लूनी नदी को बोला जाता था, ठीक, लूनी नदी को, साबरमती या फिर लावणवती, ठीक। चर्मण्यवती चंबल को, वेत्रवती बेतवा को, साबरमती या लावणवती या लूनी नदी को बोला जाता था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पश्चात बौद्ध संघ के नेतृत्व हेतु नामित किया था। थोड़ी देर में आपको जो है यूपीएससी पेपर का शॉर्ट पेपर भी मिल जाएगा। हाँ, चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब करते चला करिए यार। चलिए यहाँ बात करते हैं। तो ऑप्शन है ए उपाली, बी महाकश्यप, सी आनंद अथवा डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं को ही बोल दिया था, अपने शिष्यों को बुलाया और बोला कि ऐसा है, जो मेरी शिक्षाएं हैं वही आज से आपके शास्त्रा होंगे, ठीक, यानी कि आपको उन्हीं के आधार पर चलना होगा। तो बुद्ध की शिक्षाएं तो थी सिर्फ मौखिक रूप में। अब भैया बड़ी दिक्कत हुई कि बुद्ध की शिक्षाएं याद कैसे रहेंगी, तो तत्काल एक बौद्ध संगति बुलाई गई। किसकी? कब? बुद्ध की मृत्यु होती है 483 ईसा पूर्व में, और तुरंत ही इसी समय एक बौद्ध संगति या बौद्ध सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित किया गया। विनय पिटक, दो पिटक लिखे गए थे, ठीक, विनय पिटक और कौन सा? सूत पिटक। दो पिटक बोल रहा हूँ तो ये मत कहिए कि पता नहीं है सर को, दो ही पिटक जान रहे हैं, लिखे तीन गए थे। दो पिटक उसी समय लिखे गए थे, ठीक, एक तो विनय पिटक और दूसरा सूत पिटक। विनय पिटक में बात की गई थी संघ में आचार संबंधी नियमों के बारे में, मतलब संघ में जो लोग हैं वह कैसे रहेंगे, कैसे अपना जीवन यापन व्यतीत करेंगे और कैसे उनका व्यवहार वगैरह होगा, ठीक, आचार विचार व्यवहार कैसे होगा। बाकी सूत पिटक में धर्म के बारे में बात की गई थी। विनय पिटक का प्रतीक आनंद को माना गया, आनंद को, जो कि इनके शिष्य थे, सॉरी, विनय पिटक का वो माना गया, एक सेकंड पेन छूट जाती है यार। विनय पिटक के लिए माना गया आदर्श उपाली को, आनंद को नहीं, उपाली को, और सूत पिटक के लिए माना गया आनंद को। यह दोनों ही गौतम बुद्ध के शिष्य थे, ठीक। विनय पिटक का प्रतीक उपाली को माना गया और सूत पिटक का प्रतीक माना गया आनंद को, ठीक है। तो चलिए फिलहाल यहीं पर लेक्चर ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। असल में इच्छा थी कि ना काफ़ी ज़्यादा और प्रश्नों को डिस्कस किया जाए, कम से कम आज 50 प्रश्नों को डिस्कस करने का सोचा था मैंने। कोई नहीं, फिर से करेंगे, ख़त्म तो कर ही देंगे हम लोग। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।